अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो आपको वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं, आप जब इस वीडियो को देखेंगे बड़ी हैरत होगी आपको। सास ने कहा कि दाल बनाओ और शौहर ने कहा कि आलू अंडा बनाओ और ननंद ने कहा कि आप चटनी बनाओ। असल में इनकी कोई बात थी आपस में, कोई सुबह से शाम तक की तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हम दोनों खूब हंस रहे थे, बोल रहे थे, खाना भी साथ में खाया, यहाँ तक कि मैंने अपने हाथों में मेहंदी भी लगाई थी। खूब अच्छे से हम लोग जो है बातें भी कर रहे थे, कोई ऐसी बात भी नहीं थी। तो ये क्या काम कर रहे थे कि इन्होंने कहा कि उज़्मा मैं वो लेकर आ रहा हूँ सामान, तुम दाल बना देना और आलू अंडा बना देना। मैंने कहा ठीक है, आप ले आओ, मैं बना दूँगी। फिर उसके बाद मैं कुरान शरीफ पढ़ के मैं उठी, तो मैंने क्या काम करा, मसाला वसाला पीस के सब चीज़ रेडी कर दिया। तो उनकी अम्मी की कुछ और डिमांड थी और दादी की कुछ और डिमांड थी कि ये बना दो, और इनकी कोई और डिमांड थी कि ये बना दो। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा करके। पति अलग डिमांड कर रहा था, दादी अलग डिमांड कर रही थी, और जो आपकी सास है अलग डिमांड कर रही थी। वो कह रहा है आलू अंडा बना दो, वो कह रहा है कि कुछ और दाल बना दो, चटनी बना दो, कोई कह रहा है चटनी बना दो। एक बहू जो है उसे कुछ लोग नौकरानी समझ लेते हैं और अपनी अपनी डिमांड जो है वो रखनी शुरू कर देते हैं। वो उसके साथ हो रहा था। अच्छा, फिर बताओ जी। तो इस बात पे इनकी आपस में कोई बात हो रही थी अंदर, मुझे तो पता नहीं था। तो इन्होंने कहा कि ये चटनी भी बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इतना खर्चा कर रही है, ये बात भी मेरे ऊपर कह रहे थे। फिर मैंने तेल का डब्बा जाके रख दिया कि आप ऐसा करो, तेल ले आओ, मैं बना दूँगी जल्दी से। तो ये जो है झुंझला गए कि तू क्यों आई है यहाँ पे इस तरीके से। और सास ने कहा कि अपनी बहू को बोल किचन में चल जाए, यहाँ पे क्यों आई है इस तरीके से। तो मैंने कहा मम्मी मैं कुछ नहीं करना है, बस मैं तेल मंगा दीजिए ताकि मैं जल्दी खाना बना लूँ, और जो है अब्बू जी का भी आने का टाइम हो रहा है। तो इस वजह से तो मैंने बस इतना ही बोला था कि इन्होंने मुझे तलाक दी थी, ऐसी बात पे। बस ये बात थी। हाँ। जो आलू अंडे बनाने वाली बात थी है? जी। देखिए, वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद अब हमारा और आपका दिलो दिमाग इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता होगा कि कोई भी सिर्फ इतने से मामले के लिए तलाक नहीं दे सकता। और ये बात जाहिर है कि इतने से मामले के लिए, हालांकि मामला यही हुआ और इसी मैटर के बाद तलाक भी दी गई है, लेकिन पहले से क्या मामला चल रहा था, इस बात को न्यूज़ रिपोर्टर वालों ने उससे पूछ करके इस बात को खंगाल के निकाला। कि कुछ बात समझ में आ रही है? दर्शकों, आप देख भी रहे होंगे। क्या कहें, जो बेटियां हैं वो बेटियों के जो बाप हैं वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं बेचारे, और कमज़ोर इस बात को लेकर होते हैं कि उसका घर न बिगड़ जाए। वो घर को जोड़ने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, सारे प्रयास जो उसमें झोंक देते हैं करके। तमाम कोशिशें उसकी जो है जारी रहती हैं कि मेरी बेटी का घर बसा रहे। आपको दहेज वहेज दिया था पापा ने? जी, मेरे अब्बू ने जितना हो सके अपने बजट से दिया था, दहेज भी खूब, पर मोटरसाइकिल नहीं थी। जो बातें ईमान से कभी मांगते थे क्या वो लोग मोटरसाइकिल? हाँ मांगते थे, कहने लगे कि देखो फलाने की शादी में तो इतना मिला है, इतना मिला है, तुम लोग तो वो भूखे नंगे घर के हो, तुम लोगों ने हमें इतना नहीं दिया, ये नहीं दिया। और उन लोगों ने तो दूसरों को देखो कैसे कैसे बेटियों को दे देते हैं कैसे माँ बाप होते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तो इतना भी नहीं दिया, और अपने अब्बू से कह दो हमारे लिए बाइक लेके आए, ये वो इस तरीके से मांग करते रहते थे। तो मैंने कही कि अब्बू से क्या कहना, आपको मुझसे कह लीजिए, कोई बात नहीं। मैं अब्बू को बताती थी जब कि वो मुझसे मांगते बाइक वाइक? मैं डर से नहीं बता भी पाती थी कि अब्बू के पास कुछ है नहीं है, क्योंकि इनकी एक आंख की रोशनी चली गई है, तो इनका ऑपरेशन की भी दिक्कत थी। तो मैं इसी टेंशन में नहीं बता पाती थी कि कभी मेरे अब्बू के मतलब कभी डबल खर्चा ना हो जाए। क्योंकि क्या कैसे बताऊँ, मतलब मैं एक डिप्रेशन में आ गई थी कि मैं अपने घर को ये हालात बताऊँगी, फिर घर पे टेंशन, नहीं बताऊँगी फिर मुझे यहाँ सुनना पड़ेगा। मम्मी को या पापा को किसी को नहीं बताते थे? हाँ, नहीं बताती थी, लेकिन मैं उन लोगों से कह देती थी कि आपको मिल जाएगा। कह देती थी कि मेरे पापा दे देंगे, मेरे भैया दे देंगे, मगर अपने बाप से या अपनी माँ से इसलिए नहीं कहती थी कि उन्हें टेंशन ना हो जाए। पहले से ही मेरे बाप की एक आंख जो है वो ख़राब हो गई है, और रो रो कर ऐसा ना हो कि दूसरी आंख भी ख़राब हो जाए, इसलिए वो खुद अपने ऊपर झेलती रहती थी। और अक्सर मैं पोस्टमार्टम हाउस पर खबरें करता हूँ जहाँ बेटियाँ आए तीसरे दिन पोस्टमार्टम हाउस में रखी रहती है। ऐसी ही वो बेटियाँ होती हैं जो मजबूरी में कड़ा कदम उठाती हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेती हैं। ऐसी ही वो बेटियां होती हैं, अपने ऊपर सारे दुख दर्द को झेल लेती हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती हैं, मगर अपने माँ बाप से उफ़ तक नहीं कहती हैं कि तुमने मुझे नहीं दिया तो ये लोग मुझे तांस रहे हैं। वो ये कर भी रही थी, और शायद आज ये ज़िंदा बैठी है, ये शुक्र है। हो सकता था कि ये अपने साथ में कुछ गलत कर लेती, ये भी आज जो है इस दुनिया में ना होती। बहुत सारी बेटियां चली गई ऐसे ही,
जिनसे दहेज मांगा जाता है और वो दहेज पूरा नहीं कर पाते उनके घर वाले, और वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। अब क्या चाहती हो आप? मुझे तो इंसाफ चाहिए, क्योंकि मुझे ये जानना है कि आखिर इतनी सी बात पे तो कोई खैर किसी को तलाक नहीं दे सकता, लेकिन इन्होंने तलाक क्या दिया क्यों है? मुझे ये जानना है कि मुझे और मेरे बच्चे को इन लोगों ने ऐसे क्यों बर्बाद किया, मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की। अगर इन्हें मैं पसंद नहीं थी तो मुझे शुरू में बोल सकते थे, तो कोई बात नहीं। जब मामला थोड़ा वैसा भी हो जाता, लेकिन इन लोगों ने क्या काम करा कि मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं अब कुछ कर भी नहीं सकती। मेरी ज़िंदगी यहाँ से सबसे ज़्यादा ख़राब लगी है मुझे, क्योंकि अगर मैं अपनी नंद की बात ना बताती तो शायद कुछ और होता, लेकिन आज क्योंकि मुझे अपनी नंद की बात बता दी, उस दिन से ही उन्होंने मुझसे दुश्मनी लेनी शुरू कर दी है। क्योंकि अब मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगा, जो चीज़ गलत लगी वो मैंने उनकी फैमिली को बताया ताकि वो समझा सके अगर मेरी बात उन्हें समझ में ना आए तो लेकिन इस बात पे भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मेरी जो है नंद जो है शराब पीती थी और मुझे बहुत मारती थी। कौन शराब पीती थी? मेरी नंद। लड़कियां कहाँ शराब पीती हैं? हाँ, मगर वो पीती थी क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक में डालकर पीती थी। नहीं तो तुम्हें ऐसा लगा होगा कोल्ड ड्रिंक ही पी रही होगी, ऐसा थोड़ी नहीं, स्मेल भी आती थी, जाहिर सी बात है। फिर मैं और नशे में भी रहती थी, यूँ कहती थी कि तुमने मेरी बात आखिर घर में क्यों बताई है, तुम नहीं बताती तो आज मेरी उससे शादी हो चुकी होती, इस तरीके से। क्योंकि मुझे उस लड़के से तलाक लेना है और मुझे इस लड़के से शादी करनी है। तो मैंने उन्हें कहा था कि देखो, अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम अपनी फैमिली से कहो, ठीक है, लेकिन मुझे मत मारा करो इस बात पे। तो कहने लगी नहीं, तुमने क्यों बताई घर में बात, इस तरीके से कह के मुझे मारते रहते थे, टॉर्चर करते थे। तो मैं एक बार फिर मैंने अम्मी से भी कह दी थी कि देखो अम्मी, इस बात पे ही मुझे मार रही। तो अम्मी ने भी मुझे उल्टा सीधा सुनाया है कि तेरी वजह से आग लग गई है, इस वजह से, क्योंकि आज मेरी बेटी दुख में है, इससे शादी करके वो सुख में होती, मगर तूने हमारा सारा गेम सारा। बातें झूठ बोल रही हो तुम या सच बोल रही हो? पहले तो ये बिल्कुल हलफ ईमान से बताओ। आप एक आलिमा हो, सास से तुमने ये बात कही थी? हाँ, ये बात मैंने कही थी, पर वो बात भी कराती थी। जो सास है आपकी? जी, अपने फोन से बात। देख लेना, अल्लाह के यहाँ पकड़ हो जाएगी झूठ बोल। जी बिल्कुल, आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। क्या बात होती है उनके फोन से? जी बिल्कुल, बात भी कराई है। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी नंद ने कहा था कि अब 80,000 का जाने कितने 30,000 का उन्होंने फ़ोन भी दिलाया था, और 38,000 रुपये खुद मेरे हस्बैंड ने लिए हैं उस डॉक्टर नदीम से उधार। और फिर वो बात कराता था अपनी बहन की भी, और मैं कहती थी ये गलत है, आप अपनी बहन की बातें इस तरीके से ना कराया करें। मैंने खूब उन लोगों का माहौल चेंज करने की खूब कोशिश की, लेकिन उस माहौल से उन्हें कोई एक्सचेंज फील नहीं हुआ, और उल्टा उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया है, मतलब मेरे से दुश्मनी लेनी शुरू कर दी। शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। और फिर उसके बाद से इन्होंने जो दुश्मनी लेनी शुरू की है तो मुझे मारने की प्लानिंग कर ली। कभी गैस ऑन करके बाहर को चली जाती थी, नीचे वाली पड़ोसन भी नहीं रहती थी, ये काम जब करती थी, क्योंकि नीचे वाली अगर पड़ोसन रहती, जाहिर सी बात है गैस ऑन करती तो उन्हें भी नुकसान होता, मुझे भी होता। लेकिन वो ऐसा काम जब करती थी जब नीचे वाली पड़ोसन चली जाती थी, तो छोटे से अपने नवासे के हाथों गैस ऑन करवा कर ये लोग जो है नीचे चले जाते थे। फिर उसके बाद मुझे स्मेल आती थी तो मैं ऑन कर देती थी। फिर मैं कहती थी कि अम्मी गैस कैसे ऑन हो जाता है, ये वो इस तरीके से। कहने लगी मुझे क्या पता, बच्चा है, बच्चे ने कर दिया होगा, इस तरीके से बातें वो टाल देती थी। मैंने कहा ठीक है, ये एक नहीं 2-3 दफ़ा हो चुका है। मैंने 2-3 दफ़ा भी कही थी। मुझे बिजली से मारने की भी प्लानिंग करी थी, लेकिन शुक्र है खुदा का कि उन्हीं का बेटा। कैसे? मैं यहाँ से आ रही थी तो अपने घर से ससुराल जा रही थी, ये भी थे मेरे साथ। तो इस तरीके से इनकी कोई माँ में बेटे में कोई बात हुई होगी, कुछ भी फ़ोन वोन पे। तो इन्होंने कहा जल्दी चल उस्मा, जल्दी चल, लेट हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम जैसे बुलंदशहर पहुँचे, मैं डायरेक्ट अपने कमरे में गई थी। असल में जाना तो मुझे उधर था, लेकिन मैं ना जाने कैसे मैं अपने कमरे की तरफ चली गई। जाने के बाद मुझे पता चला कि एक नंगा तार इधर नीचे गीले में लगा रखा था और एक कूलर में उसमें प्लग में टच कर रखा था। तो जैसे ही मैं जाती तो कूलर, जाहिर सी बात है कूलर से टच हुआ था वो तार पानी के ज़रिए, तो मुझे वो लग भी सकता था, लेकिन उनका बेटा खुद ही चिपक गया उस करंट में। तो उसके बाद वो चिल्लाई कि मेरा बच्चा ये वो इस तरीके से करंट लग गया, ये वो। तो उसने पूछा कि अम्मी ये कैसा हो गया, एक तार तो प्लग में, एक इस तरीके से, मतलब माँ बेटे में बात हो रही थी, माँ बेटे में।
तो जो है ना, तो मेरे सामने तो कहीं नहीं, मैं अपने कमरे में थी, ना जाने उनमें क्या बात हुई। फिर उसके बाद से उन्होंने मुझे मारने की 2-3 दफ़े काफ़ी प्लानिंग करी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बच गई। मुझे इंसाफ चाहिए। उज़्मा के पिता भी इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपनी बदनसीबी को उज़्मा तो रो ही रही है, मगर उस दिन से बाप का आंसू भी नहीं टूटा।